इसको कहते हैं। जिंतो इज द वर्ड यूज फॉर येलो, ठीक है। तो जिंतो मीन येलो, क्रोम मीन कलर। अगर CSF कलर क्या हो जाए येलो, इसको जिंटोक्रोमिक CSF कहते हैं, ठीक है। तो जिंतो, सॉरी जिंतो ZANTHO दैट इज येलो, CHROMIC क्रोमिक मीन कलर, कि ऐसा CSF जिसकी कलर क्या है येलो है, इसको जिंटोक्रोमिक CSF कहते हैं। इसकी डायग्नोसिस क्या है, एनीवन? इसमें लोग गलत कर देते हैं फिर, ठीक है। अब बताइए उसका आंसर क्या होता है, ऑप्शन में देता हूं सबको। ऑप्शन इसमें होता है ए, पोस्ट इन्फेक्शियस एब्सेस। देखिए पोस्ट इन्फेक्शियस एब्सेस, ब्रेन एब्सेस, प्राइमरी डायरेक्ट, सब अरकनाइड, हीमरेज, डी ट्यूमर। ये क्या है पर कमेंट कर, ये क्या है? अगर एक पेशेंट है उसको हेडेक हो चुका है कुछ दिन पहले, बाद में वो आया है उसकी CSF टोटली येलो है, मतलब तकरीबन ये भी याद रखें कि हेडेक के बाद 4 से 10 दिन के अंदर अंदर ये फाइंडिंग देते हैं, ठीक है, 4 से 10 दिन। तो अब ये कौन से दिन पे आया है, 8वें दिन पे। तो ये क्या हो सकता है अब्दुल्ला, व्हाट इज दिस? इन चार में से कोई क्लू लगाए, कोई इशू नहीं है। हाँ, जो कहते ए, ऑप्शन ए इज अ पोस्ट इन्फेक्शियस एब्सेस, ओके। कुछ लोग ए में है, कुछ लोग कहते बी, ब्रेन एब्सेस है, सब अरकनाइड हेमोरेज, ये है ट्यूमर, ओके। दोज हु गो विद पोस्ट इन्फेक्शियस एब्सेस, दे बिकॉज जैसे येलो CSF, येलो मीन देयर वे बी फर्स्ट फॉर्मेशन है, न्यूट्रोफिल वगैरह है, जिसको लगता है कि एब्सेस में है, ठीक है। जो कहते हैं सब अरकनाइड हेमोरेज, इसकी लॉजिक क्या है? हाँ, what is the reason behind this yellow CSF in subarachnoid hemorrhage? क्या होता है? हाँ हाँ, तो क्या होगा? ओके, he is almost there. This is the correct way to explain. जब भी किसी को सीवियर इंटेंस हेडेक हो जाए, इंटेंस हेडेक एब्सेस में नहीं होता, एब्सेस में माइल्ड हेडेक होता है, बट द पेशेंट हैज अ हाई ग्रेड फीवर, पेशेंट को हाई ग्रेड फीवर भी होता है, चिल्स एंड राइगर्स भी होती है। लेकिन इंटेंस हेडेक शोज सब अरकनाइड हीमोरेज, लेकिन CSF तो ब्लडी आना चाहिए ना, ब्लडी मतलब रेड, दैट इज ओनली द इंडिकेशन, दैट इज ओनली द अपीयरेंस इफ यू डू CSF विद इन 3 days। 3 दिन के अंदर अंदर अगर आप CSF फाइंडिंग देखें सब अरकनाइड हीमोरेज में, तो क्या होगा? ब्लडी, दैट इज रेड, ठीक है। अगर 4 से 10 दिन के अंदर की जाए दैट इज येलो, फिर येलो हो जाता है। अब आप लोगों को बता रहा हूं क्यों, इधर देखिए, ब्लीडिंग हुई है, ब्लीडिंग, तो ब्लीडिंग के अंदर RBC है कि नहीं, और RBC अगर 4-5 दिन पहले उसकी ब्लीड हुई थी, तो इस सेल की डिस्ट्रक्शन, हीमोलिसिस स्टार्ट हो जाएगी। क्या स्टार्ट हो जाएगी? हीमोलिसिस। तो RBC कंटेन व्हाट? हीम, इससे हीम निकलेगा कि नहीं? हीम क्या, कि हीमो क्या निकलेगा? ग्लोबिन। हीमोग्लोबिन कंसिस्ट ऑफ हीम प्लस ग्लोबिन, हीम कंटेन आयरन एंड प्रोटोफोरपायरिन, इसमें आयरन होता है क्या? नहीं। और प्रोटोफोरपायरिन, प्रोटोफोरपायरिन से बिलिवर्डिन, और बिलिवर्डिन से एंड दैट बिलिरुबिन कैन गिव अस येलो CSF। ये हमसे क्यों आता है, ठीक है ना। So if the question come why CSF is yellow in spite of bleeding in the brain, because if the bleeding time is more than 4 days, the destruction of RBC automatically occur and that lead to increased level of bilirubin which contribute yellow discoloration of CSF and that is called xanthochromia। क्लियर है? तो जब भी इंटेंस हेडेक आ जाए, सब अरकनाइड हेमोरेज पेशेंट आ जाए, विद इन 3 days CSF फाइंडिंग देखे, दैट शुड बी ब्लडी रेड। लेकिन अगर वो क्या है 4 to 10 days के अंदर है, इट इज जिंटोक्रोमिक CSF, इसको येलो CSF कहते हैं। अगेन द आंसर इज सब अरकनाइड हेमोरेज। क्लियर है कि नहीं? ये ऊपर से ब्लीडिंग है, लेकिन सब अरकनाइड हीमोरेज है, तो सब अरकनाइड स्पेस में है, तो CSF कहाँ पे है? तो इसके साथ ही मिक्स हो जाएगा। तो जब मिक्स होगा, टकराएगा, तो जब हम CSF निकालेंगे वो हमें येलो नजर आ जाएंगे। क्लियर है कि नहीं? तो इसके साथ मिक्स हो जाता है। तो दैट इज अगेन
डायग्नोस्टिक ऑफ सब अरेक्नाइड हेमोरेज। ये बेसिक में नहीं पढ़ाया था, बट जैसे क्लिनिकल पार्ट, ठीक है ना। अब देखिए बेसिक में भी लोग सब अरेक्नाइड हेमोरेज पढ़ते हैं, इसमें भी, बट जैसा डिफरेंस, ठीक है ना। ये चीजें आनी चाहिए क्लिनिकली, ताकि आप लोग फिर प्रैक्टिस में आप लोग को ईजी हो, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये केस लिख लिया, हाँ जी, ओके, ये वाला लिख लिया है ये साइड, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे याद रखें कि विच कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, ये तो पता है ना, चैनल ब्लॉकर, ओके, इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस फॉर सब अरेक्नाइड हेमोरेज इज सीटी स्कैन। क्या करते हैं? सीटी स्कैन। विच कैल्शियम चैनल ब्लॉकर इज यूज्ड फॉर सब अरेक्नाइड हेमोरेज एंड व्हाई, रीजन भी है, ठीक है, शाबाश। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर दो तरह के हैं, एक है कार्डियो सेलेक्टिव जो हार्ट पे काम करते हैं, एक है नॉन कार्डियो सेलेक्टिव, डाइहाइड्रोपिरिडीन एंड नॉन डाइहाइड्रोपिरिडीन। वो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर जो वेसल पे काम करते हैं वो हम सब अरेक्नाइड हेमोरेज में देते हैं। वो हमारे पास है, नाम सुना होगा, नेपेडिपिन, नाम सुना है, इसमें है नेमोडिपिन, नेक्स्ट इसमें है निकार्डिपिन, एम्लोडिपिन। ये सारे ड्रग है, ये सारे के सारे कौन से हैं? वो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर जो विसल पे काम करते हैं, हार्ट पे नहीं। हार्ट में वेरापामिल है, कौन सा ड्रग है? वेरापामिल एंड डेल्टियज्म। वेरापामिल, डेल्टियज्म, डेल्टियज्म थोड़ा बहुत विसल पे भी काम करता है, उसका डुअल एक्शन है। लेकिन ये तीन वो ड्रग है जो किस पे काम करते हैं? पेरिफेरल ब्लड वेसल पे। ओके, हर एक वेसल के अंदर, यू पीपल नो, देयर इज ट्यूनिका मीडिया। ट्यूनिका मीडिया लेयर इज मेड अप ऑफ स्मूथ मसल्स। ये किससे बना होता है? स्मूथ मसल्स। इफ द क्वेश्चन कम कि वेसल के अंदर जो मसल है वो कौन सा है? स्मूथ मसल है। देखिए हमारे ये मसल जो हमारे कंट्रोल में है, ये स्केलेटल मसल है जो बोन्स के साथ अटैच है। जो जीआईटी के मसल है, ब्लड वेसल के मसल है, ये सारे क्या है? इनवॉलेंट्री, ये स्मूथ मसल है। और हार्ट के इनवॉलेंट्री मसल कार्डियक मसल्स होते हैं। तो हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मसल वी हैव? 3, स्मूथ, स्केलेटल एंड कार्डियक मसल। अब इधर फोकस करें, हाँ इंपोर्टेंट चीज बताने लगा हूं। दिस स्मूथ मसल कंट्रैक्शन, अगर इस स्मूथ मसल की हमने क्या करना है? कंट्रैक्शन करना है, वी शुड नीड कैल्शियम आयन। कैल्शियम हेल्प इन द स्मूथ मसल कंट्रैक्शन। तो अगर कंट्रैक्शन हो जाए तो वेजो क्या हो जाएगी? दैट इज वेजो कंस्ट्रक्शन, और यू पीपल शुड से वेजो स्पाज्म। हो सकती है क्या? नहीं। अब मुझे ये बताए, सब अरेक्नाइड हेमोरेज पेशेंट में हम कौन सा कैल्शियम चैनल ब्लॉकर देंगे, क्यों देंगे? शाबाश। वी गेव निमोडिपिन एक्सीडेंट। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट कैल्शियम चैनल ब्लॉकर commonly used in the treatment of subarachnoid hemorrhage because it can cross blood brain barrier। ठीक है, एक तो पॉइंट ये है। फिर ये देते क्यों है, वजह क्या है, इसका फायदा क्या है? इसका फायदा ये है, एमसीक्यूज आता है, टू प्रिवेंट, हाँ जी, सेरेब्रल वेजोस्पाज्म। ये एमसीक्यूज याद रखें। ये किस चीज को प्रिवेंट करती है? सेरेब्रल वेजोस्पाज्म। देखे, हार्ट से अगर ब्रेन को ब्लड हमने देनी है तो वेजो क्या करना चाहिए? कंट्रैक्शन। क्योंकि यहां से यहां तक ब्लड देना ये अगेंस्ट द ग्रेविटी काम है। यहां से नीचे ब्लड देना टू लाइक द ग्रेविटी है, और यहां से क्या है? अगेंस्ट द ग्रेविटी। तो अगर हम वेसल को क्या करेंगे? कंट्रैक्ट, तो ऊपर प्रेशर क्या होगा? ज्यादा, ब्लीडिंग ज्यादा। अगर हम कैल्शियम चैनल ब्लॉकर देंगे और वो ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करे तो स्मूथ मसल क्या हो जाएंगे? रिलैक्स। तो ग्रेविटी की वजह से ब्लड नीचे आएगी, ऊपर जाना कम, तो ब्लीडिंग टेंडेंसी, इसलिए निपोडिपिन इज द ड्रग ऑफ चॉइस। ठीक है, तो ये सेरेब्रल वेजोस्पाज्म को क्या करता है? प्रिवेंट करता है, और ये सेरेब्रल वेजो डायलेशन करता है। और अगर वेजो डायलेशन हो जाए तो फिर आगे ब्लड का जाना कम हो जाएगा और ब्लीडिंग टेंडेंसी भी कम हो जाती है। ठीक है जी। तो विच कैल्शियम चैनल ब्लॉकर यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ subarachnoid hemorrhage? निमोडिपिन। द रीजन इज टू प्रिवेंट वेजोस्पाज्म इन द ब्रेन एंड डिक्रीज द ब्लीडिंग टेंडेंसी। क्लियर है? ये ब्लीडिंग टेंडेंसी को रोक देती है, इसलिए निमोडिपिन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्पेशली फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ subarachnoid hemorrhages। ठीक है जी। ओके, अब नेक्स्ट यहाँ पे एक और पॉइंट है, एक है लिखे क्रेनियल रिफ्लेक्सिस, इससे क्वेश्चन आता है। ठीक है,
cranial reflexes. Today online there will be internal medicine 2 lectures in neurology. ठीक है, कल इंशाल्लाह इसको वाइंड अप करेंगे, नेक्स्ट सिस्टम पे जाएंगे। कल आज 4-5 टॉपिक लेक्चर्स में मिल जाएगा। ठीक है, जो मैंने रिसेंटली 1-2 दिन पहले पढ़ाए थे। इधर देखे, यहाँ पे एमसीक्यू सुन लें, लेकिन क्रेनियल रिफ्लेक्सेस ये उधर नहीं है। जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं वो नोट करें। क्रेनियल रिफ्लेक्सेस, क्रेनियल रिफ्लेक्सेस में ये याद रखना है कि इसमें हमने 2 रिफ्लेक्सेस पढ़ने हैं। ठीक है, वन इज, एक देखे हम रिफ्लेक्स पहले पढ़ेंगे कि रिफ्लेक्स क्या है, फिर लिखेंगे एफेरेंट, एफेरेंट क्या है और इसकी ईफेरेंट क्या है। एफेरेंट और ईफेरेंट का वर्ड पता है कि नहीं? हाँ जी, व्हाट इज एफेरेंट? एनीथिंग विच इज गोइंग टुवर्ड द ब्रेन, वो एफेरेंट है, और जो मैसेज वापस लेके आएगी वो क्या है? वो ईफेरेंट है। ठीक है, तो ऐसी न्यूरॉन या नर्व्स जो बॉडी से ब्रेन को जाएगी वो एफेरेंट है, और जो ब्रेन से वापस आएगी वो ईफेरेंट होती है। ओके, सबसे पहले रिफ्लेक्स के नीचे लेके कोर्नियल रिफ्लेक्स, बस कोर्नियल रिफ्लेक्स लेके। कोर्नियल रिफ्लेक्स का मतलब क्या है? एनीवन, व्हाट इज द कोर्नियल रिफ्लेक्स? एग्जाम में आएगा, इफ अ पर्सन इंटेंशनली, गलत आपको चाहते हुए, आपका ख्याल नहीं है, ध्यान नहीं है, कोई बंदा आपकी कोर्निया को, जो ओनियन है, प्याज, प्याज वो सामने ले आए, तो इंसान से जो है ना आंसू आती है कि ना कभी कभार सेंसिटिविटी। या कोई बंदा है उसको अब किसी भी चीज से कोर्निया में टच करे, तो बंदा आंखें खोल पाएगा कि बंद करेगा? बंद करेगा, ताकि वो डैमेज को क्या करे? प्रिवेंट करे। कोर्निया इज द व्हाइट पार्ट ऑफ द आई। इस व्हाइट पार्ट ऑफ द आई को हम कोर्निया कहते हैं, सॉरी इसको हम स्क्लेरा कहते हैं, और इसके ऊपर जो डेल लाइक स्ट्रक्चर है शीशे की तरह, इसको क्या कहते हैं? कोर्निया। इफ यू टच द कोर्निया, इसकी जो ऊपर सेंसेशन ले जाने वाली रिफ्लेक्स है एफरेंट, दैट इज ट्राइजेमिनल नर्व फर्स्ट ब्रांच, ऑप्थेल्मिक नर्व। कौन सी नर्व है? ऑप्थेल्मिक नर्व। अगर आपकी ऑप्थेल्मिक नर्व ठीक है तो कोर्निया से ये इंफॉर्मेशन ब्रेन को देगी। ओके, ऑप्थेल्मिक नर्व इज व्हाट? CNV1। व्हाट इज दिस? क्रेनियल नर्व फिफ्थ की पहली ब्रांच, ट्राइजेमिनल नर्व की पहली ब्रांच है ऑप्थेल्मिक नर्व। कोर्निया को टच किया आपने, तो ऑप्थेल्मिक नर्व ने ऊपर ब्रेन को कहा कि आई को क्या करे? बंद करे। वो बंद कैसे करेगी? किस नर्व के जरिए? लेकिन फेशियल नर्व, सेवर नर्व के जरिए। तो फेशियल नर्व विल हेल्प टू क्लोज द आई, ये आई को क्या करेगी? क्लोज करेगी। अगर फेशियल नर्व नहीं काम करती, योर आई विल रिमेन ओपन एंड द कोर्निया विल बी डैमेज। तो कोर्नियल रिफ्लेक्स इज कंट्रोल्ड बाय ट्राइजेमिनल नर्व फर्स्ट ब्रांच एंड फेशियल नर्व। और ये फेशियल नर्व आगे एक मसल को सप्लाई करती है, उसका नाम है ऑर्बिकुलरिस ऑकुलाई, ऑर्बिकुलरिस ऑकुलाई मसल। ऑर्बिकुलरिस ऑकुलाई मसल हेल्प टू क्लोज द आई। तो देखिए एग्जाम में आएगा, इफ समवन टच यू ऑन योर कोर्निया, व्हाट विल द इफेरेंट रिफ्लेक्स कैरिड बाय? आंसर इज फेशियल नर्व। और इसका एफरेंट किसके पास है? ऑप्थेल्मिक नर्व के पास है। नेक्स्ट इसके बाद लेके के व्हाट इज मेंट बाय प्यूपिलरी रिफ्लेक्स। प्यूपिल, प्यूपिल कंट्रैक्ट रिलैक्स होता है कि नहीं? प्यूपिलरी रिफ्लेक्स ये आता है एग्जाम में कि प्यूपिलरी रिफ्लेक्स क्या है? प्यूपिल, इट इज द होल लाइक स्ट्रक्चर इन द आई। ये भी लाइट को देख के कंट्रैक्ट रिलैक्स होता है, अकोमोडेट करता है। इसकी एफरेंट किसके पास है? ऑप्टिक नर्व। तो ऑप्टिक नर्व इज क्रेनियल नर्व नंबर सेकंड। ठीक है, ऑप्टिक नर्व। और आगे जाएंगे, देयर इज अक्यूलोमोटर। तो अक्यूलोमोटर कौन सी नर्व है? अक्यूलोमोटर इज द क्रेनियल नर्व नंबर 3, ये थर्ड नंबर नर्व है। तो देखें, याद रखना है कि ऑप्टिक नर्व ये मतलब प्यूपिल है, ये प्यूपिल को कंस्ट्रक्ट करती है, मतलब और जो 3 है वो डायलेट करती है, वो डिसाइड करती है कि क्या करना है। नेक्स्ट द मोस्ट इंपोर्टेंट इज गैग रिफ्लेक्स। इसके बाद क्या है? गैग रिफ्लेक्स। एनीवन व्हाट इज गैग रिफ्लेक्स? कोई अनवांटेड चीज रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में जाए, बंदा कफ के जरिए जल्दी उसको बाहर फेंक देता है। कभी कभार हम गलती से कोई चीज निगल लेते हैं और वो एसोफेगस की बजाय ट्रेकिया में जाता है, तो हम पे क्या लग जाती है? कफ। टू प्रिवेंट आवर लंग डैमेज एंड एक्सहेल दैट अनवांटेड सब्सटेंस, इसको क्या कहते हैं?
गैग। गैग रिफ्लेक्स की जो अगर देखे अनवांटेड चीज गई ट्रेकिया में, ब्रेन को कौन बताता है? यहाँ से ब्रेन को बताने वाला एफेरेंट है, दैट इज ग्लासोफेरेंजियल नर्व, विच इज 9th नर्व। तो ग्लासोफेरेंजियल नर्व, ग्लासोफेरेंजियल नर्व इज अ 9th cranial nerve, ठीक है, दैट इज CN9। तो ग्लासोफेरेंजियल नर्व ये इंफॉर्मेशन लेके जाएगी कहाँ से? हाँ जी, ट्रेकिया से, और वापस जब ग्लासोफेरेंजियल नर्व ब्रेन तक चली जाएगी, वहां से वापस इंफॉर्मेशन कौन लेके आएगा कि हम कब जोर से करें? दैट इज वेगस नर्व। वो कौन सी होगी? वेगस नर्व। तो वेगस इज विच नर्व? 10th cranial nerve। तो वेगस नर्व इज अ 10th cranial nerve। तो गैग रिफ्लेक्स इज कंट्रोल्ड बाय हाउ मेनी नर्व? 2 nerve, 9th and 10, ग्लासोफेरेंजियल एंड वेगस नर्व। फिर जनाब इसमें लास्ट एक चीज आती है, वो भी इंपॉर्टेंट है, दैट इज नोन एज लैक्रिमेशन रिफ्लेक्स। टीयर्स, जो इंसान से टीयर्स आती है, लैक्रिमेशन रिफ्लेक्स, वो भी लिखे कि व्हाट लैक्रिमेशन रिफ्लेक्स इज ऑल अबाउट। देखिए, अगर फॉर एग्जांपल लैक्रिमेशन रिफ्लेक्स कभी कभार इट इज सेम ऑप्थेल्मिक नर्व। ऑप्थेल्मिक नर्व कौन सी है? दैट इज द फर्स्ट ब्रांच ऑफ ट्राइजेमिनल नर्व, CN51। और लैक्रिमेशन सिक्रीशन बढ़ाना, सिक्रीशन दैट इज फेशियल नर्व, ठीक है, फेशियल नर्व। यार आप लोगों से सवाल है कि लैक्रिमेशन की जो इफेरेंट है वो फेशियल नर्व कौन करती है, क्यों करती है? एनीवन? मतलब आपने किसी के सामने ओनियन सामने रखा और उसकी आंखों से आंसू आना शुरू हो गई, लैक्रिमेशन। देखे, इस ओनियन से सेंसेशन लेना ये V1 का काम है, ऑप्थेल्मिक का। फिर टीयर्स का आना किसका काम है? फेशियल का। फेशियल टीयर्स क्यों प्रोड्यूस करती है? एनीवन? चलिए, टीयर्स प्रोडक्शन इज सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक? ये ओके। सलाइवा प्रोडक्शन, जब इंसान पे खौफ आता है, स्ट्रेस आता है, इंसान की सिक्रीशन ब्लॉक हो जाती है, माउथ ड्राई हो जाती है, खुश्क हो जाती है, आंखें खुश्क हो जाती है, ये पैरासिम्पैथेटिक कंट्रोल है। इमोशंस है, पैरासिम्पैथेटिक है। इमोशंस, सैडनेस, हैप्पीनेस, इसमें लोग टीयर्स प्रोड्यूस करते हैं। व्हाई? द रीजन इज पैरासिम्पैथेटिक। वजह यह है, हाउ मेनी क्रेनियल नर्व पेयर वी हैव? 12, 1 से लेके 12 तक। इसमें याद रखें, क्रेनियल नर्व नंबर 3, क्रेनियल नर्व नंबर 7 एंड 9 एंड 10, ये कितनी हो गई? 4। दे आर पैरासिम्पैथेटिक। ये 4 जहां पे भी सप्लाई करेंगे ये पैरासिम्पैथेटिक नर्व होगी, इससे सिक्रीशन बढ़ जाती है। तो जब लैक्रिमेशन है तो वो भी एक सिक्रीशन है, तो सिंपैथेटिक में कि पैरा, तो फेशियल नर्व इज अ पैरासिम्पैथेटिक, इसलिए इस सिक्रीशन को बढ़ा देती है। क्लियर है? इस तरह सलाइवरी ग्लैंड है, वो 9 क्रेनियल नर्व है, वो हम अलग पढ़ेंगे, ठीक है। ये रिफ्लेक्सेस है, इनमें से एक क्वेश्चन आता है कि कौन सा रिफ्लेक्स किसके लिए होता है? कॉर्नियल रिफ्लेक्स इज कॉपी पेस्ट सिमिलर टू लैक्रिमेशन रिफ्लेक्स। गैग इज 9, 10, प्यूपिलरी इज 2, 3। क्लियर है? कल इंशाल्लाह मिलते हैं, और अवेलेबल है ऑनलाइन लेक्चर्स अवेलेबल है, ठीक है सबको। कल इंशाल्लाह 12:30 पे मिलेंगे जी। किसमें? बाइट, बाइट, हाँ हाँ, वो तो अलग है ना, वो अल्टरनेट तरीका है। ये हम फिजियोलॉजी की बात कर रहे हैं, वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन एक प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्स है, वो भी प्रोटेक्टिव है किसी न किसी तरीके से, इसको कहते हैं प्रोटेक्टिव एडॉप्टेशन। तो मतलब रिफ्लेक्स कैन बी अडॉप्टेड इन अदर, बट फिजियोलॉजिकली इन मोस्ट ऑफ द एपिडेमियोलॉजिकल डाटा शोज वी हैव गैग रिफ्लेक्स, ठीक है। ये एमसीक्यूज आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिफ्लेक्स प्रिवेंट एस्पिरेशन निमोनिया? आंसर इज गैग रिफ्लेक्स, ठीक है। ओके, व्हाई एस्पिरेशन निमोनिया चांसेस हाई आफ्टर द ऑपरेशन ऑन फुल स्टमक ड्यू टू विच रिफ्लेक्स वीकनेस? गैग रिफ्लेक्स। हम सारे रिफ्लेक्सेस को खत्म कर देते हैं जनरल एनेस्थीसिया में, इन रिफ्लेक्सेस को आने में थोड़ा टाइम लगता है। तो अगर ओटी के ऑपरेशन के बाद पेशेंट पे वोमिटिंग लगे और कोई वोमिटस अंदर जाए, तो गैग रिफ्लेक्स तो वीक है, तो वो वोमिटस हम बाहर नहीं निकाल पाएंगे, तो उससे एस्पिरेशन निमोनिया के चांसेस ज्यादा होते हैं, ठीक है। इसलिए कहते हैं कि जब भी हम जीए देते हैं, एनेस्थीसिया देते हैं, इट शुड बी ऑन एम्प्टी स्टमक। क्लियर है? टू प्रिवेंट एस्पिरेशन निमोनिया, ठीक है जी। कल इंशाल्लाह मिलते हैं।
हाँ जी